हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है इंडिया, जापान और श्रीलंका से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से हुई है कि श्रीलंका को जिस ईसीटी डील से श्रीलंका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और जिस एग्रीमेंट को ओवरटर्न कर दिया है श्रीलंका गवर्नमेंट ने, उसको दोबारा से बचाव करने की श्रीलंका गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इंडिया और जापान इंपॉर्टेंट डोनर्स हैं श्रीलंका के लिए। सबसे पहले हम बैक हिस्ट्री की बात करेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था। पहले हम मैप देखेंगे श्रीलंका का। ये श्रीलंका है और यहाँ है कोलंबो। कोलंबो पोर्ट में जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप करने वाले थे इंडिया और जापान मिलकर के। इससे रिलेटेड ये कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ पर जो पहले इन्वेस्ट करने वाले थे इंडिया और जापान, अब उसको ओवरटर्न कर दिया है उस डिसीजन को श्रीलंका गवर्नमेंट ने और मना कर दिया है। ठीक है, पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। देखो, कोलंबो पोर्ट का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको इंडिया और जापान दोनों मिलकर के साथ में मिलकर के डेवलप करने वाले थे। ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है ना, वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। किससे 3 किलोमीटर दूर है? इससे 3 किलोमीटर दूर पर ही चाइना ने, वहां पर एक जगह थी, एक स्पेस था, उस जगह को डेवलप किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी के रूप में, जिसको पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके पास से ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो उस पोर्ट सिटी से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इंडिया और जापान डेवलप करने वाले थे यहाँ पर, उसकी ओनरशिप की बात कर लेते हैं। उसमें श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी को 100% ओनरशिप थी इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की। ठीक है, और यहाँ की अगर ऑपरेशन की बात करें कि यहाँ पर कैसे सामान आएगा, किस तरीके का ऑपरेशन, कोई ओनरशिप की अगर हम बात करें तो जॉइंटली ओन्ड था। मतलब 51% जो भाग था, पार्ट था उस ओनरशिप का, ऑपरेशन के ओनरशिप का, वो पार्ट था श्रीलंका के पास में और 49% दे रखा था इंडिया और जापान। ये एग्रीमेंट में डिसाइड हो चुका था। अब ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल हम डेवलप करने वाले थे इंडिया और जापान मिलकर के, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? इस इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हम ये समझना होगा कि टर्मिनल होता क्या है। देखो, मान लो कोई पोर्ट है, जैसे हम मैप देखते हैं श्रीलंका का, मान लो ये श्रीलंका का ये पोर्ट है और यहाँ का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने वाले थे इंडिया और जापान मिलकर के। ठीक है, अब इस टर्मिनल क्या होता है कि दूसरे देश से, मान लो बहुत दूर से कोई एक बहुत बड़ा जहाज, बड़े बड़े कंटेनर्स अपने ऊपर लेकर के आ रहा है और वो जहाज जाना है डायरेक्ट इंडिया, लेकिन इंडिया के जिस पोर्ट पर जाना है वो पोर्ट इस तरीके से डेवलप है ही नहीं कि इतने बड़े जहाज को वो अपने यहाँ पर रीच उसकी हो सके इंडिया के पोर्ट तक। तो टर्मिनल बीच में मीडिएटर के रूप में टर्मिनल डेवलप किए जाते हैं, जहां पर ये बड़े बड़े जहाज क्या हो सकते हैं, अपने कंटेनर्स को उतार सकते हैं। तो इसी तरीके से इस टर्मिनल को डेवलप किया जा रहा था कि इंडिया में जो सामान आता है उसको अगर बड़े पोर्ट्स, बड़े कंटेनर में आता है, बड़े शिप्स में आता है, तो पहले यहाँ पर अनलोड किया जाए उसको और फिर यहाँ से छोटे छोटे जहाजों में इंडिया में वो सामान जा सके। तो जो 70% इंडिया का जो बिजनेस होने वाला था, ट्रांसशिपमेंट बिजनेस, वो यहाँ पर डिपेंड करने वाला था इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के ऊपर। मतलब इंडिया से लिंक होने वाला था 70% बिजनेस से। दूसरा क्या था कि देखो, चाइना जो है ना, चाइना इंडिया का एक काफ़ी राइवलरी है और काफ़ी समय से, जब से पिछले साल से ये एक तरीके से स्ट्रगल इंक्रीज हुआ है बॉर्डर लेवल पर, तो उसके बाद में तो इंडिया बहुत अच्छे से उसको राइवलरी मान रहा है। और जिस तरीके से चाइना कोशिश कर रहा है काउंटर करने की इंडिया को हर जगह, स्पेशली इंडियन ओशन वाले एरिया में, हर जगह जो आइलैंड नेशंस हैं वहां पर चाइना अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है थ्रू उसका एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके थ्रू यहाँ पर वो हर जो एक आइलैंड जो नेशंस हैं वहां पर अपने स्टैंड क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर चाइना की मिलिट्री अवेलेबल रह सके और एक तरीके से चारों तरफ से इंडिया को घेर सके। तो अगर इंडिया ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप कर पाता तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर कर पाता इंडिया। अब प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि देखो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि हमें नहीं करवाना, हमें कोई टर्मिनल डेवलप करवाना ही नहीं है। देखो जो प्रोजेक्ट होने वाला था इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। 500 से 700 मिलियन डॉलर इसके ऊपर खर्चा आने वाला था और ये जो आइलैंड नेशन है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में ये की मार्कर होने वाला था। जापान जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा था, वो पहले भी श्रीलंका के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर चुका है। जापान ने श्रीलंका को 1.1 ट्रिलियन येन का लोन दिया है और इसके अलावा 300 बिलियन येन का ग्रांट और टेक्निकल कोऑपरेशन भी किया है। जापान ने किया है किसके साथ? श्रीलंका के साथ में। अब जो वहां की राजपक्षे गवर्नमेंट है उसने ये जो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ था उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और ये जैसे ही श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हाथ पीछे खींचे तो ये इंडिया और जापान दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब इसमें आगे पॉसिबल रीजन की बात की गई है कि क्या कारण हो सकता है कि जो श्रीलंका गवर्नमेंट है उसने इस एग्रीमेंट से हाथ पीछे खींची। पहला जो मेन कारण राजपक्षे गवर्नमेंट ने अपना जो निर्णय बताया है उसके पीछे जो कारण बताया है कि हमारे पोर्ट पर जो यूनियंस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने ये बोला कि अगर आप अपना पोर्ट किसी दूसरे विदेशी को फॉरेनर इन्वेस्टमेंट यहाँ करवाओगे और फॉरेनर पार्टिसिपेशन को यहाँ मतलब इनवाइट करोगे तो हम एक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। और कौन सा प्रोटेस्ट करेंगे? वर्क टू रूल प्रोटेस्ट करेंगे। ये वर्क टू रूल प्रोटेस्ट क्या होता है? इस वर्क टू रूल प्रोटेस्ट में मान लो आपकी टाइम लिमिट डिसाइड है कि आपको 8 घंटे काम करना है। अब आप सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग काम करोगे, सिर्फ 8 घंटे, मतलब जो आपकी मेंटल अवेयरनेस है उसको बिल्कुल यूज नहीं करोगे, सिर्फ 8 घंटे काम करोगे। तो वहां के जो यूनियंस हैं, यूनियन के जो मेंबर हैं, उन्होंने ये बोला कि हम इस तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे और हम नहीं चाहते कि कोई विदेशी आकर के यहाँ पर अपना राज क्रिएट करे। स्पेशली इंडिया जब ये ईसीटी ऑपरेशन करने वाला था तो अपने इंडिया जो है वो अडानी ग्रुप को सौंपने वाला था वहां का बिजनेस डेवलपमेंट को। ठीक है, ये कारण बताया है श्रीलंका की राजपक्षे गवर्नमेंट ने। लेकिन इंडिया इसमें और अन्य जो मतलब भय चिंता अपने तरीके से ये देखता है कि जो राजपक्षे जो गवर्नमेंट है ना, जब पहले अपने रूल में थी उस समय इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं थे और ये चाइना इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी। उसके बाद में रानिल विक्रमसिंघे की जो गवर्नमेंट आई उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था ये सब कुछ डेवलप करने का। इसके अलावा और भी रानिल विक्रमसिंघे के समय में और भी डेवलपमेंट हुए थे कि जो हमारी ईस्टर्न सिटी है, श्रीलंका की ईस्टर्न सिटी है त्रिनकोमली, उसको भी डेवलप करवाना चाहते थे रानिल विक्रमसिंघे जब वहाँ के पीएम थे और चाहते थे कि इंडिया यहाँ पर इन्वेस्ट करे। लेकिन ये सारे जो भी एग्रीमेंट हुए थे उस समय वो सब साइड कर दिए गए हैं जैसे ही कौन आई? राजपक्षे की गवर्नमेंट यहां पर आई। तो इंडिया को ये भय है कि हो सकता है कि जो पहले और भी कमिटमेंट्स पहले की गवर्नमेंट ने किए, हो सकता है उन सारे एग्रीमेंट्स को साइड कर दे अब जो गवर्नमेंट वहां पर श्रीलंका में है। ठीक है, और देखो इंडिया को और भी कंसर्न है। इंडिया को ये लगता है कि जो श्रीलंका है उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो ओवरटर्न कर सके किसी भी एग्रीमेंट को। उसे बाहरी रूप से किसी फॉरेन पावर का सपोर्ट मिल रहा है और उसी सपोर्ट के आधार पर श्रीलंका ने इससे अपने हाथ पीछे खींचे हैं। अब ये श्रीलंका ने जो मूव किया ना, ओवरटर्न किया है, उससे क्या क्या कंसर्न क्रिएट होंगे वो हम देख लेते हैं। देखो पहला जो कंसर्न है इंडिया को वो है चाइना का रोल। चाइना का रोल इसलिए क्योंकि इंडिया ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने वाला था। उसके लिए श्रीलंका ने बोला कि हमारी जो यूनियन है वो प्रोटेस्ट कर रही है और हम चाहते हैं कि विदेशी को यहाँ पर इंटरफेयर ना किया जाए। लेकिन कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को, कोलंबो पोर्ट का जो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है उसको चाइना डेवलप कर रहा है। लेकिन चाइना को तो ऐसा पुशबैक कोई नहीं देखने को मिला। भाई चाइना भी तो विदेशी है ना, चाइना थोड़ा ना श्रीलंका से रिलेटेड है, चाइना भी तो बाहर का कोई कंट्री है। तो जो यूनियंस हैं वो चाइना का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है कि देखो
श्रीलंका की वर्तमान समय में इतनी अच्छी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है कि श्रीलंका अपने यहाँ पर जो कुछ डोनेट कर रहे हैं, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं विदेशी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, उसको मना कर सके। तो कोई ना कोई बैक में है श्रीलंका के। इंडिया मान रहा है कि चाइना बैक में है। चाइना ने बोला है कि जितनी मनी की जरूरत है उतना हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, आप मना कर दीजिए। अब देखो, इंडिया और जापान अगर ये ईसीटी प्रोजेक्ट डेवलप हो पाता जॉइंट रूप से, तो एक तरीके से ये हो पाता कि साउथ एशिया में जहां चाइना अपनी पावर बढ़ाते जा रहा है, तो एक तरीके से क्वेड मेंबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, इंडिया और जापान दोनों मिलकर के ऐसा कुछ डेवलप करते, तो पूरे वर्ल्ड में उनका ये होता है कि साउथ एशिया में सिर्फ चाइना की पावर नहीं है, इंडिया और जापान भी उसके काउंटर में खड़े हो पा रहे हैं। क्यों खड़े हो पा रहे हैं? क्योंकि देखो, चाइना जो है वो अपना एनक्रोच इन आइलैंड नेशंस में रेगुलर क्रिएट कर रहा है। वो क्या करता है, स्टार्टिंग में पैसा देता है इन आइलैंड कंट्रीज को अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। बाद में जब उन कंट्रीज से वो पैसा नहीं दिया जाता है, तो चाइना बोलता है कि आप हमें लीज पर दे दो, आपका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने पैसे दिए थे ना, वो हमें लीज पर दे दो। पहले पैसे देंगे, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाएंगे, फिर पैसे देंगे कि इन पैसों से आप हमारा कर्जा उतार दो। तो वो कर्जा जब नहीं दिया जाता है तो बोल देते हैं कि आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको हमें लीज पर दे दो, जिसका चाइना यूज कर सके काफी लंबे समय तक। तो एक तरीके से ये कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा तो सिक्योरिटी के लहजे से, और चाइना जो सुपर पावर बनने का सपने देख रही है, उसके लहजे से इंडिया के लिए काफी कंसर्न होने वाली है ये सारी चीजें। दूसरे इन्वॉल्वमेंट में इंडिया के काफी रहे हैं। पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने श्रीलंका में काफी इन्वेस्ट किया है, न्यू क्रेडिट लाइन के लिए, उसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, कोविड-19 असिस्टेंस और वैक्सीन जब हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ, तो इंडिया ने न केवल श्रीलंका बल्कि अन्य अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके में भी वैक्सीनेशन की असिस्टेंस पहुंचाई। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एनएसए अजीत डोवाल और इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, वो पिछले एक साल में एक से ज्यादा बार कोलंबो की विजिट कर चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने वहाँ के प्रेसिडेंट गोताबाया और जो प्रेसिडेंट गोताबाया और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्से जो हैं उनकी भी होस्ट कर चुके हैं मिस्टर मोदी। अब देखो, इंडिया जापान के साथ मिलने का एक कारण ये और था, अगर ये ईसीटी अच्छे से इंडिया और जापान मिलकर के डेवलप कर पाते तो इंडिया और जापान को एक बूस्टअप मिलता। इंडिया इसी तरीके का प्रोजेक्ट सोचता कि और भी जो आइलैंड नेशंस हैं उनमें डेवलप कर पाता। इसके अलावा बांग्लादेश जैसे कंट्रीज हैं उनमें भी इंडिया इस तरीके का ईसीटी टर्मिनल जैसा ही प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने की सोच सकता था। अब कंक्लूजन में ये बात बोली गई है इस आर्टिकल में कि रेगुलर इंडिया को श्रीलंका के साथ में इंगेज होना चाहिए कि ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को दोबारा बातचीत इसके लिए चल सके। हालांकि अल्टरनेट दिया जा रहा है इंडिया को कि आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप कर लो, लेकिन इंडिया को अभी सिर्फ फिक्स रहना चाहिए ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इशू को सोल्व करने के लिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि देखो, तीनों जो पक्ष हैं इंडिया, जापान और श्रीलंका, उनको एक तरीके से तीनों को मिल करके इस एग्रीमेंट को दोबारा सोल्व करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि तीनों को इससे फायदा हो। श्रीलंका ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय ना सिर्फ उसका पर्सनल निर्णय है, अगर पर्सनली देखे तो उसका पर्सनल निर्णय है, वो कुछ भी निर्णय ले सकता है, लेकिन उसका जो ये निर्णय है ना, वो साउथ एशिया जो रीजन है उसमें क्या परिणाम होने वाला है, फ्यूचर में क्या डील होंगी, कि किस तरीके का फ्यूचर होने वाला है, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला है उनका ये फॉर्मूला। तो श्रीलंका को कोई भी जो इनिशिएटिव श्रीलंका स्टार्ट कर रही है, कोई भी एग्रीमेंट को ओवरटर्न कर रही है, तो उस एरिया का जो फ्यूचर है उसको ध्यान में रख करके करे। इसके अलावा खुद की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उनको भी ध्यान में रख के करे। इस आर्टिकल की शुरुआत भी इसी तरीके से की गई थी कि श्रीलंका को इंडिया और जापान, दो जो इम्पोर्टेंट डोनर्स हैं, उनको मना नहीं करना चाहिए और ईसीटी डील को दोबारा से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा।
तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। हमने हमारे जो IR से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।